टीवी 100 के इस विशेष बुलेटिन में मैं मनोज रघुवंशी आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उत्तराखंडी हूं। उधम सिंह नगर के तहसील किछा में मेरी खेती है। बहरहाल हम विषय पर वापस आते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञों के मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार मयंक जैन। और हम लोग बात कर रहे थे मयंक, मुझे दोपहर से मैं टेलीविजन चैनल्स पे जो देख रहा हूं, तरह तरह की जो अटपटी बातें मैंने कई चैनल्स पे कई लोगों के मुंह से सुनी कि आडवाणी के चले जाने से बीजेपी दो फांक हो जाएगी। क्या आपको इस बात में कुछ तुक लगता है? देखिए, जो लोग डिस्कनेक्टेड है ना, जैसे जो मासे से डिस्कनेक्टेड है, वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप बाहर निकले स्टूडियो से या मैं बाहर निकलूं जहां पर हूं यहां से, और पहले आदमी से पूछूं, जो पहला आदमी मिले उससे पूछें कि पॉलिटिकल स्थिति क्या है देश की, तो आपको मोस्टली ये जवाब मिलेगा, ज्यादातर ये जवाब मिलेगा, लोग ये कहेंगे कि ये बहुत बुरा हो रहा है। एक व्यक्ति का हर जगह नाम हो रहा है कि इस व्यक्ति के अराउंड एक मास मूवमेंट खड़ा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के अराउंड, और इसको रोका जा रहा है। तो लोगों में रोष है, लोगों में रोष है इस बात को लेकर। तो अब ये कहना कि बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो अलग हो जाएंगे इस सिचुएशन में, और वो मास मूवमेंट के अगर अलग सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, तो वो उनको बहुत जोर से झटका मारेगा मास मूवमेंट, और वो दूर जाके गिरेंगे। मतलब जोर का झटका जोर से लगेगा, जोर से लगेगा। मतलब जैसे अभी बिहार में लगा ना नीतीश कुमार को 20,000 वोल्ट का झटका, तो वैसा उससे भी बड़ा झटका लगेगा। अच्छा, ये जैसे इनको आडवाणी जी को लौह पुरुष, कई साल से मैं सुन रहा हूँ, लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी, लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी, तो आपको क्या लगता है ये लौह पुरुष के इनके अंदर कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं? देखिए, लोहा जो है ना, उसमें कई प्रकार के लोहे होते हैं। एक लोहा होता है जिसमें जो करोड़ हो जाता है, जंग लग जाता है जिसमें, तो इसलिए हर प्रकार का लेकिन जो सरदार पटेल वाला लोहा था वो बहुत स्ट्रांग वाला लोहा था, जो करोड़ नहीं हो सकता था। स्टील वाला लोहा था, स्टील वाला लोहा था, और बहुत बढ़िया किस्म का लोहा था कि करोजन बहुत दूर तक उसको नहीं लग सकता था। इनका जो रोल है वो एज अ होम मिनिस्टर, क्योंकि मैंने जब बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन पर स्टोरी बनाई और मैं बॉर्डर पर गया, आपकी तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्री मेरे ख्याल से अब तक की मैंने मतलब 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, उतनी लंबी डॉक्यूमेंट्री बिना पलक झपकाए मैंने आज तक, इतनी लंबी डॉक्यूमेंट्री होती भी नहीं। आपकी 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री द बांग्ला क्रेसेंट जो है वो पता नहीं कितनी, मतलब सैकड़ों साइट्स के ऊपर इस समय पूरी दुनिया में देखी जा रही है कई साल से। तो बांग्लादेशी विषय पे मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं कि लौह पुरुष का आडवाणी जी का जो रोल था एज होम मिनिस्टर, जो 1998 में ये होम मिनिस्टर बने, ये कितने लौह पुरुष निकले? देखिए, 18 अप्रैल 2001 वो साल है जब टेररिस्ट अटैक होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, सितंबर में। हाँ, 11 सितंबर को हुआ, सितंबर को होता है। फिर उसके बाद कश्मीर असेंबली पर अटैक होता है। ठीक बात है। तो ये ईयर ऑफ टेररिज्म है। और 13 दिसंबर को भारत की संसद के ऊपर भी हुआ 2001 में ही। हाँ, और 18 अप्रैल 2001 को जो स्टोरी, बहुत दुख होता है, ऐसे शब्द जुबान से निकालते हुए दुख होता है कि हमारे 16 बीएसएफ के जवानों को बहुत ह्यूमिलेट कर बांग्लादेश राइफल्स के लोगों ने वो इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलेट करके जानवरों की तरह उनको बांध कर पोल्स के ऊपर, वो उन वीर जवानों को लेके आए थे भारत के अंदर। उनको पहले ले गए, वो किसी तरह से जब लौटाया गया तो जानवरों को जैसे डंडे पे पैर और हाथ बांधकर लटकाया जाता है, उस तरह से लाया गया। वो विजुअल कोई भी देश से जो प्यार करता है आदमी, वो भूल नहीं सकता है। और आडवाणी जी उस वक्त होम मिनिस्टर थे। तो हमने ये सोचा था कि ये जो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, ये मतलब इसका बदला लेगी। और बीएसएफ जो है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के नीचे है, होम मिनिस्टर के नीचे आती है, पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। तो और लौह पुरुष, तो हमें लगा कि अब बहुत जबरदस्त हमला होगा, और ढाका को अटैक करना या उसको आंखें दिखाना तो फ्यू मिनट्स का खेल है इंडियन आर्मी के लिए या इंडियन एयरफोर्स के लिए। और एज अ होम मिनिस्टर ऑल्सो, मतलब हमारे, अगर हम जरा सी भी आंख दिखा दें तो बहुत मुश्किल हो जाता बांग्लादेश के लिए। बहुत कमजोर है बांग्लादेश भारत के सामने। लेकिन कुछ भी नहीं किया,
कोई स्टेप नहीं लिया। इससे ज्यादा शर्म का विषय किसी हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकता। ये दूसरे के रिकॉर्ड्स की बात करते रहते हैं, कोई इनके गिरेबान में झांक कर देखे कि इनका रिकॉर्ड क्या था। ठीक बात है। मैंने बॉर्डर पर जाकर पूछा, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर, मैंने जो बीएसएफ के कमांडेंट थे उनसे पूछा कि जब कभी यहाँ से प्रताड़ित होकर, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर बांग्लादेशी माइनॉरिटीज, क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैंने पूछा कि जो बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज आती हैं प्रताड़ित होकर, तो क्या आप जब अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे या बीजेपी का राज था, एनडीए का राज था, तो क्या आपको ये हिदायत आई थी वहां से, दिल्ली से, कि भाई उनको जरा सहानुभूति से ट्रीट करें, क्योंकि वो रिफ्यूजी हैं, वहां से प्रताड़ित होकर आ रहे हैं, और उनको इन्फिल्ट्रेटर ना माने। और तस्लीमा नासरीन ने हमको बताया कि कैसे कैसे प्रताड़ित किया गया, जो कि वहीं की नागरिक हैं, वो नागरिक थी मतलब। हाँ जी, हाँ जी। और वो वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर तस्लीमा नासरीन की बाइट भी है, जो कि बहुत ही मतलब एकदम दिल दहला देने वाली बाइट है। हाँ जी, हाँ जी। वो रेप डिस्कस किया है उन्होंने, किस तरह से रेप होता है हिंदू माइनॉरिटीज का वहां पर, और किस तरह से उनको भागना पड़ता है उसके बाद। तो मैंने ये सोचा था कि अगर बीजेपी का राज था और ये एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लौह पुरुष हैं, आडवाणी लौह पुरुष हैं, तो कम से कम ये हिदायत जो बीएसएफ के जवान थे उनको हिदायत होती कि भाई आप इनको सहानुभूति से ट्रीट करें और रिफ्यूजी स्टेटस दें इनको, लेकिन उनको भी इन्फिल्ट्रेटर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। वैसे तो भारत में 2 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स घुसे हुए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स को बिल्कुल यहाँ पर हलवा पूरी खिलाया जा रहा है, लेकिन जो हिंदू वहां से प्रताड़ित होकर आ रहा है उसके लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये जो किसी में भी सेंसिटिविटी होगी अपने देश के लिए, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखिए, हम जनरल खंडूरी का आपको एक बाइट दिखाना चाहते हैं, फिर आपका हम उसके ऊपर कमेंट भी मांगेंगे। अब देखिए, जनरल खंडूरी तो भारत की सेना में रहे हैं, तो जाहिर है कि ये मतलब हमारी बहुत ही जायज उम्मीद है कि उनके दिल में राष्ट्रवाद की भावना जो बहुत प्रबल होगी, और वो हमेशा ऐसा नेता देश के लिए चाहेंगे जो कि देश को सबसे बहुत राष्ट्रवादी हो, मजबूत हो, वास्तव में लौह पुरुष हो, देश को बहुत आगे बढ़ाए। अब वो आडवाणी जी की वकालत देखिए, आप अपनी आंख से ही देख लीजिए, सुन लीजिए कान से। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए 2 आपने योग्यताएं बताई, उनके लिए वो फिट नहीं है? मैं कैसे कह सकता हूँ वो फिट नहीं है? फिट है ना? मैं कैसे कह सकता हूँ? बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट नहीं है। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए 2 आपने योग्यताएं बताई, उनके लिए वो फिट नहीं है? मैं कैसे कह सकता हूँ वो फिट नहीं है? फिट है ना? मैं कैसे कह सकता हूँ? बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट नहीं है। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए 2 आपने योग्यताएं बताई, उनके लिए वो फिट नहीं है? मैं कैसे कह सकता हूँ वो फिट नहीं है? फिट है ना? मैं कैसे कह सकता हूँ? बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट नहीं है। अब हम मयंक जैन आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से जनरल खंडूरी एकदम भड़क के बोल रहे हैं कि मतलब मैं कैसे कह सकता हूं कि आडवाणी जी पीएम के लिए फिट नहीं, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है, तो मतलब बिल्कुल फिट है, झटका मार रहे हैं। ये मतलब आपने तो इनको फेलियर ब्रिगेड बुला दिया, लेकिन ये काहे को इतना झटका मार के बोल रहे हैं कि आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिल्कुल फिट हैं? ये एक्चुअली जो अडवाणी पे अटैक है ना, वास्तव में इन पे भी अटैक हो जाएगा ना वो कल। इनकी भी तो उम्र उतनी होगी या आसपास होगी। तो एनी अटैक ऑन अडवाणी ऑन अकाउंट ऑफ एज विल ऑल्सो बी एन अटैक ऑन जनरल खंडूरी। तो वो अपने को भी बचा रहे हैं, वो अपनी आपका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेलियर मौसेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आप इनकी एसोसिएशन है, इनकी एसोसिएशन है दिल्ली में, और ये जो फेलियर्स हैं ये काफी सक्सेसफुल हैं। ये फेलियर्स की जो एसोसिएशन जब है, इनके पास अपॉइंटमेंट्स और सस्पेंशन की पावर होती है। येडियुरप्पा को इन्होंने इसी तरह फंसाया था। येडियुरप्पा को, जो कर्नाटका में, आप पूछ लीजिए जाके, कर्नाटका में कितना एंगर है इस फेलियर ब्रिगेड के लिए। और वो आडवाणी जी के चेले हैं, वो अनंत कुमार, जिन्होंने येडियुरप्पा का जीना दूभर किया था, जिसकी वजह से बीजेपी हारी गई कर्नाटका में। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मयंक लाइन पे हैं, और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत ही जाने माने नेता हैं और युवा भी हैं, उनके सामने एक अच्छा उज्जवल भविष्य भी है। डॉक्टर निशंक,
आडवाणी जी का ये एक बार पहले भी ड्रामा हो चुका है और फिर पूरा उनके घर के बाहर लोगों ने डांस वांस किया और कहा कि आप वापस आ जाइए, फिर वो वापस आ गए। मतलब जैसे वो बाराती नहीं होते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद फिर कोई छोटी सी बात पे कि साहब मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कोई वरिष्ठ से बुजुर्ग से बाराती हैं, सब लोग उनका मान मनोबल में लगे हुए हैं और फिर वो मान जाते हैं, पहले से उनको पता है कि हम मान जाएंगे। तो डॉक्टर निशंक, आपका क्या कहना है कि आडवाणी जी का ये जो इस समय चल रहा है, ये आप ड्रामा कहें क्या कहें, आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, आप ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ड्रामा का? मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये एक दुखद घटना है कि आडवाणी जी ने सभी पदों से इस्तीफा दिया, लेकिन ये हमारे घर का मामला है और सभी लोग, हमको आशा है क्योंकि आडवाणी जी ने इस पार्टी को जनसंघ से लेकर के और यहाँ तक अपने खून पसीने से सींचा, यहाँ तक बढ़ाया है, तो इसलिए वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बल्कि इस पार्टी के संरक्षक हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, कोई यदि उनके मन में होगा तो आपस में बैठ करके हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनके संपर्क में है, बातचीत हो रही है और निश्चित इसका समाधान भी निकल जाएगा। मयंक, आप डॉक्टर निशंक जो कह रहे हैं, आप डॉक्टर निशंक से कोई सवाल पूछना चाहेंगे या कोई अपनी शंका जाहिर करना चाहेंगे उनकी बात पे? एक साहब ने ये इन्होंने बोला अभी निशंक जी ने कि उन्होंने सींचा, है ना, सींचा, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने जनसंघ का भी नाम लिया, लेकिन माननीय बलराज जी मधोक के साथ क्या किया था आडवाणी जी ने, कैसे ह्यूमिलेट कर उनको निकाला गया था, भूल गए क्या आडवाणी जी? आज उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने अन्य लीडर्स के नाम लिए, दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया, हाँ, इनका नाम क्यों नहीं लिया, बलराज मधोक जी का? वास्तव में सींचा तो उन्होंने था भारतीय जनसंघ को, और वो व्यक्ति था जिसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था अपनी आइडियोलॉजी के साथ। वो जिन्ना की मजार पे नहीं गया था, वो जिन्ना का भक्त नहीं बना था, इसलिए उस बेचारे को निकाल दिया। तो इन्होंने सींचा था, इन्होंने तो हिंदू मूवमेंट को बैक स्टैप किया था। ऐसे कई लोग हैं बीजेपी के अंदर कि जब हिंदू एक्टिविस्ट जाते हैं उनसे बात करने के लिए कि भाई कोई हिंदुत्व का कार्य करिए, तो वो पीछे से हंसते हैं, उनके चले जाने के बाद उनकी पीठ पर, उनके चले जाने के बाद उनकी पीठ पीछे हंसते हैं। हाँ जी, तो ये ऐसे लोगों ने डॉक्टर निशंक से हम उनका रिएक्शन जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो बात आपने कही कि आडवाणी जी ने सींचा बीजेपी को, एक्चुअली इन्होंने बीजेपी को जितना दिया, क्या आपको नहीं लगता कि उससे कहीं ज्यादा इन्होंने बीजेपी से निचोड़ा? मतलब फिर मुझे इन बिंदुओं पर ये जो शब्द है मुझको तो आपत्ति है। हाँ। अभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे, बलराज मधोक जी की बात कर रहे थे और तमाम बातें कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि इस समय विषय ये है कि आडवाणी जी, इस बात को कोई नकार सकेगा कि आडवाणी जी ने इस पार्टी को यहाँ तक लाने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है? ये तो पार्टी समझ सकती है। आप विश्लेषण जरूर कर रहे होंगे बैठ करके, लेकिन पार्टी इसको महसूस कर सकती है। आप नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आप दिल की बात बताइए कि देखिए, आज आप पार्टी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। आप तो बीजेपी के एक यंग लीडर हैं, आपके सामने इतना बड़ा भविष्य पड़ा है, आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, आप केंद्र के मंत्री बने और भी उज्जवल भविष्य हो आपके सामने, ऐसी हम सबकी मनोकामना होगी। आप बताइए कि आप बीजेपी को आगे बढ़ते देखना चाहेंगे तो आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ेगी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी? तो भाई नरेंद्र मोदी को मौका दीजिए ना। अब जब वो अच्छा बैट्समैन है, अच्छी मतलब ट्रिपल सेंचुरी मार रहा है, तो उसको मौका दीजिए ना। काहे को टांग अड़ा रहे हैं कि भाई अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन मतलब ओपनिंग बैट्समैन मुझे को बनाओ? काहे को भैया? वो तो हमारे संरक्षक हैं। वो कभी भी हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ, वो कभी भी बीजेपी को नुकसान हो, बीजेपी को वो कैसे इसकी तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मीडिया ये वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद ये भी ठीक नहीं है। जी, मयंक, आप डॉक्टर निशंक की बात से संतुष्ट हैं क्या? देखिए डॉक्टर साहब तो देखिए, ही इज अ मास्टर ऑफ वर्ड्स एंड ही इज अ डिप्लोमेट।
तो वो जो है सब कुछ जानते हुए भी उनकी मजबूरियां हैं, हम समझते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप भी कुछ ज्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी कोई बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, और हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं जो उनकी मजबूरी है कि वो नहीं बोल सकते हैं, उनके डिसिप्लिन है पार्टी का, हम समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन वास्तव में बीजेपी में नहीं, एज रिपोर्टर्स हम जाते हैं जगह जगह पर, तो नॉट ओनली बीजेपी, इवन कांग्रेसमैन मुझे प्राइवेटली बताते हैं कि भाई दिस मोदी विल जस्ट स्वीप, एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से ये फीडबैक मिलता है जहां भी हम जाते हैं। तो ये कोई बायस रिपोर्टिंग नहीं है, ये कोई भी रिपोर्टर जाके पूछ ले, कम्युनिस्ट रिपोर्टर भी जाके पूछेगा उसको भी यही मिलेगा, क्योंकि ये ग्राउंड पर ये रियलिटी है। और ये लोग जानते हैं कि भाई एक विनिंग जो बैट्समैन है उसको, अब जैसे इंडियन टीम में से अब कुछ निकाले गए लोग, क्रिकेट टीम में से आप देखें इमीडिएटली बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निशंक से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बताइए, अभी का चलिए आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी जो चुनाव हुए, उपचुनाव जो हुए, 2 लोकसभा की सीट, 4 विधानसभा की सीट गुजरात में जो लड़ी गई, 6 की 6 सीट कांग्रेस के पास थी और 6 की 6 सीट जो नरेंद्र मोदी जीत गए। तो मतलब ऐसा नेता आप नहीं चाहेंगे कि जो कि पूरे देश में इस तरह का वातावरण पार्टी के लिए निर्मित कर सके, जिसकी वजह से कि पूरे देश में पार्टी का एक भविष्य उज्जवल हो, आपका भी भविष्य उनके साथ ही आगे बढ़ेगा ना, चमकेगा ना डॉक्टर साहब? मैं ये सोचता हूं कि विषय नरेंद्र मोदी जी और अडवाणी जी को आमने सामने करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये जो विषय आ रहा है ये बहुत खराब और खतरनाक विषय है। आडवाणी जी ने शुरू किया ना। देखिए, कोई आदमी उनको आमने सामने नहीं करना चाह रहा था। वो जाते वहां पे, गोवा में जाते, सब लोग उनके चरण स्पर्श करते, वो मतलब ये सब काहे को मेरी तबीयत खराब है, वहां मतलब ब्लॉग भी कर रहे हैं और जयपुर से बात भी कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन तबीयत भी खराब है, जा भी नहीं रहे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ड्रामा हो रहा है। अब मतलब ये सब, फिर उसके बाद अगले दिन ड्रामा, ये इस्तीफा। तो देखिए, ये आमने सामने करने का काम, कोई नरेंद्र मोदी ने तो कोई आडवाणी जी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, नरेंद्र मोदी ने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, तो आमने सामने करने का काम तो आडवाणी जी ने खुद किया है ना, उसका दोष किसी दूसरे पे कैसे मढ़ सकते हैं? आडवाणी जी हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता हैं और उनका, जैसे कि नरेंद्र भाई ने कहा कि उनको, नरेंद्र भाई को उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और पूरी पार्टी को भरोसा है कि यदि उनके मन में कोई गुस्सा भी होगा तो वो पार्टी का अहित कभी नहीं चाहेंगे, और इसीलिए आप देखिए इसका समाधान निकलेगा, जल्दी निकलेगा। हाँ मयंक, तो आडवाणी जी पार्टी का अहित बिल्कुल नहीं चाहेंगे, आपको डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात पे पूरा भरोसा है? नहीं, देखिए, इसको आइडियोलॉजिकली देखिए, आडवाणी की जो आइडियोलॉजी आज की तारीख में है वो नेहरू जैसी है, और मोदी जो है वो सरदार पटेल हैं। तो सरदार पटेल को कितना परेशान किया था नेहरू ने। वो किताब आप विचारधारा गाडगिल ने लिखी थी, गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड नाम की किताब में, एनवी गाडगिल की किताब थी, उसमें वो पूरा जिक्र है कि सरदार पटेल को कैसे घोट दिया था नेहरू ने, चाहे वो सोमनाथ का विषय हो। आप नई परिभाषा ला रहे हैं इस समय। आप नई परिभाषा ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए जो आदमी ज्यादा रन बना सकता है उसको अगर आप टीम में न शामिल करें, या उसको टीम का आप मतलब ओपनिंग बैट्समैन न बनाएं, और एक ऐसे आदमी को बना दें जो कि बहुत जल्दी, पक्का ही पता है कि मतलब वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा और बहुत ही कम रन बनाएगा, तो इसमें टीम का भला कहां है? ना तो बीजेपी का भला होगा, ना देश का भला होगा। तो काहे को आडवाणी के मुंह में, आप भी आडवाणी के मुंह पाश में बंधे हुए हैं डॉक्टर साहब, आपका भी क्योंकि पुराना रिश्ता है, इसलिए मतलब आपके दिल में भी दर्द भी हो रहा है और मतलब पुरानी यादें भी आ रही होंगी। लेकिन रिटायरमेंट की एक एज होती है, मतलब आफ्टरऑल अब जनरल खंडूरी भी रिटायर हुए ना आर्मी से, तो रिटायरमेंट की भी एक एज होती है हर एक की। अब सचिन तेंदुलकर भी रिटायर हुए ना, तो आडवाणी जी को क्या रिटायर नहीं कर जाना चाहिए डॉक्टर साहब? मतलब सबका भला इसी में नहीं होगा क्या? होता मुखिया होता है संरक्षक, और उनके संरक्षक तो में ये पार्टी फिर उसी मुकाम तक पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। निचोड़ इस बात का है, यदि जो कुछ एक घटनाक्रम हुआ ये दुखद है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड
और हम वैसे हमारे पास अशोक सिंघल जी का भी बाइट है। अशोक सिंघल जी ने भी अपनी दिल की बात कही है, जो कि आपको भी शायद जचेगी भी। हम आपको सुनाना चाहेंगे, सुन लीजिए। अगर आज अडवाणी जी का ये जो उन्होंने स्वरूप अपना दिखाया है, इससे मुझको बड़ा कष्ट हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि उनको अडवाणी जी को ये विचार करना चाहिए। 33 वर्ष तक अटल जी, अडवाणी जी, ये दोनों मिलकर जो निर्णय करते थे वही होता था। तो क्या इसी प्रकार का चलेगा? नई पीढ़ी के लिए कोई स्थान नहीं होगा कभी। तो मैं मतलब अशोक सिंघल जी भी जो है वो एक तरह से मेरे ख्याल से आपका मन और उनका मन एक ही जैसा है। और ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की थोड़ी सी मजबूरी भी है कि वो बीजेपी के एक नेता हैं और काफी जूनियर हैं आडवाणी जी से, तो उनकी बात तो हम समझ रहे हैं कि वो उनको पार्टी डिसिप्लिन की वजह से ये सब कहना पड़ा जो कहा उन्होंने। लेकिन अशोक सिंघल जी ने अपने दिल की बात ज्यादा स्पष्ट तौर पे कह दी। जैसे आप स्पष्टवादी हैं, वैसे वो भी, उन्होंने भी स्पष्ट बात कह दी। और आपसे ज्यादा किसने कवर किया है? तो अशोक सिंघल जी की एक ही तारीफ है सबसे बड़ी, कि जो मन में है वो मुंह पे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और 1 सेकंड के अंदर बोल देते हैं बिना पलक झपके। सही बात है। तो अशोक जी ने दिल की बात कही है। और ये भारत में केवल अशोक जी का मन ऐसा नहीं है, बहुत करोड़ों लोग, आप बाहर निकलेंगे और लोगों से बात करेंगे, चाय की दुकानों पर बात करेंगे, बस स्टैंड पर बात करेंगे, एयरपोर्ट्स पर बात करेंगे, टैक्सी ड्राइवर से बात करेंगे नए शहर में जाने के बाद, तो आपको यही बाइट मिलेगी उसकी भी। अच्छा, लेकिन एक ताजुब की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के ही, मतलब अशोक जी तो खैर उसके सर्वे सर्वा मतलब भीष्म पितामह हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के ही डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, जो कि गुजरात से ही हैं, नरेंद्र मोदी के प्रदेश से ही हैं, उनसे जब हम लोगों ने बाइट लेने की कोशिश की तो उन्होंने आडवाणी जी के इस्तीफे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एक नजर देख ही लीजिए। मैंने कल कैटेगरिकली कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के बारे में विश्व हिंदू परिषद का कोई अभिप्राय स्टैंड नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है, हमारा ओपिनियन नहीं है। अच्छा, और उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते। तो मयंक, आपने तो गुजरात को बहुत नजदीक से देखा है, आपने बार बार गुजरात के चुनाव कवर किए हैं, आपने बहुत सारी मतलब हर तरह से आपने एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते भी, पत्रकार होने के नाते भी, डॉक्टर तोगड़िया को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है, नरेंद्र मोदी को बहुत नजदीक से देखा है। आपका क्या मानना है कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ये बयान देने से बच क्यों रहे हैं? आडवाणी जी के इस्तीफे के ऊपर बयान देने से बच क्यों रहे हैं? क्योंकि वो इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहते, और अगर वो स्टैंड नहीं लेंगे तो वो आडवाणी के फेवर में बात जाती है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो जो है इनडायरेक्टली ही इज नॉट टेकिंग अ स्टैंड। एक चीज जो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के बारे में, हालांकि सब लोग जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन उस बात को एक बार दोहरा भी देना चाहिए, कोई बुराई भी नहीं दोहराने में, कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया नरेंद्र मोदी के साथ थे। 2002 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें कि 182 सीट्स में से 81 लड़ी जा रही थी और 127 सीट आई थी, तो नरेंद्र मोदी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला था। बावजूद इसके कि पूरे मतलब करीब साल भर पूरी मीडिया ने कहा नरेंद्र मोदी हटाओ, नरेंद्र मोदी हराओ, नरेंद्र मोदी हटेंगे, नरेंद्र मोदी हारेंगे, और उसके बाद वो स्वीप कर गए। लेकिन जब प्रवीण भाई तोगड़िया अलग हो गए तो 2002 के बाद 2007 का चुनाव हुआ, 2012 का चुनाव हुआ, और बहुतेरा प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी को बहुतेरा भला बुरा मंच से कहा, विश्व हिंदू परिषद के मंच से कहा। लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब 127 सीट आई थी, अगली बार 117 सीट आई, मतलब केशुभाई पटेल ने भी रिवोल्ट कर दिया, सब लोगों ने मिलके घात की, उसके बावजूद भी वो करीब 2/3 बहुमत ले आए। फिर केशुभाई पटेल ने एक अलग पार्टी बना ली, 2012 वाले जो अभी चुनाव जो हुआ था पिछले साल वाला, अलग पार्टी बना ली, उस पार्टी को 2 सीट मिल गई। तो मतलब नरेंद्र मोदी की सीट 117 से घट के 115 पे आ गई। तो बावजूद इसके कि ये सब लोग डेंट मारने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी मतलब आगे बढ़ते ही चले गए और जीतते ही चले गए। मतलब आज भी 6 उपचुनाव हुए, 6 के 6 कांग्रेस की सीटें थी, छीन लाए। तो मयंक, आपको लगता है कि ये ईर्ष्या की भावना शायद डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के मन में भी होगी नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसकी वजह से कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही जो नरेंद्र मोदी को फेवर कर जाए? देखिए, मोदी का जो हिंदुत्व है वो अलग तरीके से अप्रोच है उसकी,
और तोगड़िया जी का जो हिंदुत्व है उसकी अप्रोच अलग तरीके से है। जो तोगड़िया जी जो अप्रोच है हिंदुत्व की, वो इस तरह से है कि बिल्कुल ही वो वाली लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं जो अब आज की जनरेशन जो है वो यूज टू नहीं है उस लैंग्वेज के लिए। और मोदी जो है उनकी जो लैंग्वेज है वो मॉडर्न है, वो जो यूथ है उसको समझ में आ जाती है। जैसे अब योग पे बोले, वो योग की यूनिवर्सिटी उन्होंने शुरू करी, तो वो एक वो वाली लैंग्वेज पे उन्होंने मोल्ड किया उसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विश्व हिंदू परिषद है, तोगड़िया जी हैं, उन्होंने वो लैंग्वेज जो जिसमें एक मॉडिफिकेशन चाहिए था या मोडिफिकेशन समझ लीजिए, तो वो मॉडिफाई नहीं कर पाए लैंग्वेज को। तो ये मतलब हो सकता है डेस्टिनेशन सेम हो दोनों का, लेकिन जो नाव है वो अलग अलग है। हाँ, उसमें मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। बहरहाल अब अफसोस की बात यह है कि ये विषय ऐसा है कि इस पे तो हम लोग अभी मतलब रात के 3 बजे तक लगातार बात करें, लेकिन समय समाप्त हो गया है। जाते जाते मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा आपसे, हालांकि ये विषय हमारा चलता रहेगा, अब आगे आने वाले दिनों में भी ये विषय चलता रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये ड्रामा बंद नहीं होगा, अभी सस्पेंस फिल्म आगे भी चलेगी। एक बात बस मैं अंत में, इस बुलेटिन के अंत में कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कि हम ISI के ऊपर, जो पाकिस्तान का ISI है, उसके ऊपर हम व्हाइट पेपर लाएंगे। फिर उन्होंने वो व्हाइट पेपर नहीं लाए। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि हम व्हाइट पेपर लाएंगे, फिर वो व्हाइट पेपर नहीं लाए। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई आपने तो कहा था ISI के ऊपर हम व्हाइट पेपर लाएंगे, अब आप ही की सरकार है, आप ही होम मिनिस्टर, काय को नहीं लिया के व्हाइट पेपर क्यों नहीं ला रहे? तो एक फुसफुसा के एक बात कही गई कि साहब ऐसा है कि वो ISI के ऊपर अगर व्हाइट पेपर ले आए तो ISI के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, उनके एजेंट्स के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, वो एक था टाइगर फिल्म, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने देखी हो कितने नहीं देखी, वो सलमान खान वाली। तो ISI के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, वो जानकारी लीक हो जाएगी कि हमारे पास ये सब जानकारी है, इसलिए व्हाइट पेपर हम ले आएंगे, तो बात पता लग जाएगी हमारे पास जानकारी है, इसलिए व्हाइट। अरे भैया, तो ये आपको जब आपने व्हाइट पेपर का वादा किया था तो आपको पता नहीं था कि आपकी ये जानकारी लीक हो जाएगी, तो काहे को व्हाइट पेपर कर रहे थे? तो मतलब ये आडवाणी जी तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मतलब सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, भगवान की कसम खाके जो आदमी उसको तोड़ दे और शर्म भी ना आए, उस आदमी के दूसरे किसी वादे का क्या यकीन करेंगे आप? और इस आदमी को वापस लाने के लिए ड्रामा रचा जा रहा है। कितने अफसोस की बात है। बहरहाल समय समाप्त, ये बुलेटिन समाप्त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं मनोज रघुवंशी TV 100 की तरफ से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।